अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मोहम्मद अकबर बादशाह मौजूद हैं। अकबर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले दिन ये शो कर रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तो खैर पता चलेगा कैसा हो रहा है। सुबह उठना एक मामला होता है, सुबह उठना एक मामला होता है, लेकिन ऑलवेज गुड के बंदा सुबह उठ के अच्छा फील करता है। अच्छा फील करता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है रूटीन में आने के लिए। absolutely। बहरहाल आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने हैं। आज पूरा दिन क्या होगा वो बताएंगे, कल पूरा दिन शाम में क्या हुआ वो भी बताएंगे। तो सबसे पहले जी बात होगी, कल एक बड़ी अहम वीडियो सामने आई। सेनेट में ओपन बैलेट के जरिए बैलेटिंग या वोटिंग होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर केस चल रहा है। इसके साथ साथ सदारती ऑर्डिनेंस भी आ चुका है। हालांकि बिल जो था वो भी असम्बली में पेश किया गया था, लेकिन उसका कोई खातिर खा नतीजा जो है वो हमने नहीं देखा। तो अब एक वीडियो जो है वो सामने आई है जिसमें 2018 में किस तरह से सेनेट इलेक्शन से पहले वोटों की और पैसों की लेन देन हुई थी, उसमें काफी वाज़े नजर आ रहा है। आज भी तकरीबन सारा दिन उसी पे बात होगी। एग्जैक्टली उसी पे बात होगी। तो इसके ऊपर हमें डिटेल से बात करनी है, कुछ तबसरे तज्जिए इन्फॉर्मेशन वो भी हमें शामिल करनी है। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा मिवाकी जंगल का, कैसे जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ जंगल लगाए जाए बल्कि उनकी क्वालिटी जो है वो भी ज़रा अच्छी हो। ये बड़ा ज़बरदस्त प्लान है वैसे, कंसिडरिंग के जो डिफॉरेस्टेशन ओवरऑल दुनिया में हो रही है और इमरान खान साहब का जो बिलियन ट्री सुनामी वाला मंसूबा था, उसके अलावा बड़े शहरों के अंदर ये स्मॉल फॉरेस्ट बाकायदा वहाँ पे, और बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। इसके बारे में बताएंगे ना? बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। मैं आपसे भी ज़रा जानने की कोशिश करूंगी कि क्या टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ चांद गाड़ी या जिसे चिंची रिक्शा भी कहा जाता है वो कराची में बैन हो गया है, उसकी क्या वजह है, इस पर भी हम बात करेंगे। आगाज़ करते हैं अकबर अपने पहले टॉपिक से, और आगाज़ ये है कि रोटी कपड़ा और मकान, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। दो नहीं एक पाकिस्तान, वोट को इज्जत दो, कितने सारे सियासी नारे हैं जो सियासी जमातों की जानिब से सामने आते रहते हैं और हालात के मुताबिक हम देखते हैं कि बदलते भी रहते हैं। लेकिन कुछ सियासतदानों का बस एक ही नारा है और वो ये है कि नोट दो और वोट लो, और वोट लो। 2018 के जो सेनेट इलेक्शंस थे उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई है, कल आपने देखी होगी। उसमें कुछ अरकान असेंबली हैं, केपीके से उनका ताल्लुक था, वो बोली लगवा रहे थे अपनी, कुछ पैसे वसूल कर रहे थे। पैसों की रेल पेल में ज़मीर फरोशी का ये जो मकरू खेल है ना, ये करने वाले अवाम के नुमाइंदे जमहूरियत का सर शर्म से झुका रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ ने केपीके काबीना में शामिल वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद उन्हें फारिग कर दिया। बड़ा अच्छा इकदाम है ये। बड़ा जबरदस्त। कल हम ही इलेक्शन कमीशन देखते हैं वैसे इस पे क्या एक्शन लेता है, क्या करता है। और ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि अब क्योंकि एक सूबाई वजीर की वीडियो भी सामने आई है, तो देखते हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से क्या किया जाता है। लेकिन पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI और दीगर जमातें जिनकी जानिब से खुफिया राय शुमारी पर इसरार एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा था। बार बार एक अखलाकी प्रेशर जो है उनके ऊपर आ रहा था कि आखिर क्यों ये चाहते हैं कि खुफिया बैलेटिंग हो। तो अरकान पार्लियामेंट की वीडियो देखकर ना सिर्फ ऐवान पर से आवाम का एतमाद कम हुआ बल्कि पूरा निज़ाम ही शकूक व शुबहात की लपेट में आ गया। और डेफिनेटली आना भी चाहिए अकबर के ये वो लोग हैं जो आवाम के नुमाइंदे बनकर ऐवान में जाते हैं। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है यहाँ पे कि इतने पैसे लेते हैं। एग्जैक्टली। और अब तो वाज़ेह सबूत भी आ गया है कि, और कल शौकत यूसुफ ज़ही साहब गए थे कि उनको 10 करोड़ रुपए की ऑफर आई थी। वो करोड़ों रुपए की ऑफर आई है। वो MPs जो है, जो सीट इलेक्ट हुए हैं जहाँ से, वो जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वहाँ पे आप ये देखें कि वो करोड़ों अरबों रुपया लगा के वो आते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने उसकी एक बार मुकर्रर की हुई है कि जी 15 लाख से ज्यादा आपने खर्चा नहीं, वो 15 करोड़ खर्चते हैं। और फिर वो किस तरह से आके उन्होंने वो पैसे अपने पूरे भी करने हैं। तो ये ओवरऑल ही जो है ओवरहॉलिंग होने वाली निजाम की बिजनेस बन चुका है। किस तरह से आप जो है पैसे लगा कर आएंगे तो सबको ये उम्मीद होती है जो भी ऐवान में आता है कि हम आगे जाके अपना वसूल भी कर लेंगे इस पैसा जो है इसको। बारह इस पर बात कर लेते हैं। इस वक्त लाइन पर मौजूद है वफाकी वज़ीर असद उमर साहब और खैबर पख्तूनख्वा काबीना के वज़ीर शौकत यूसुफ ज़ही भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन असद उमर साहब से बात करते हैं। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सेनेट इलेक्शन आजकल मौजूद बहस है और सदारती रेफरेंस, असेंबली में बिल और सदारती ऑर्डिनेंस, हुकूमतें तमाम कार्ड्स जो हैं वो अपने खेलनी है। क्या आपको उम्मीद है कि इस मरतबा इलेक्शन ओपन बैलेट से होगा? और इस सारी सूरत हाल में जो वीडियो सामने आई है उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, हमारी उम्मीद तो यही है और ये एक तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का एक वादा था पाकिस्तानी कौम के साथ कि ये जिस तरीके से घनौना कारोबार होता है, ज़मीर की बोली लगती है, वोट बेचे जाते हैं, बिल्कुल एक बकरा मंडी का समा होता है सेनेट के इलेक्शंस के अंदर, उसको हमने ख़त्म करना है। एक साफ शफाफ इलेक्शन के तहत है और इसके लिए जो भी आइन के अंदर हमारे पास इख्तियारात थे वो हमने सब इस्तेमाल किए हैं। असेंबली में बिल भी लेके गए, ऑर्डिनेंस भी ले आए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी रुजू किया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है
वो एक ऐसा फैसला देगा जिससे ये घिनौना कारोबार जो सेनेट के इलेक्शन में चलता रहा है वो ख़त्म होगा। ठीक। अच्छा सर, एक वीडियो भी है, कल वो वीडियो सामने आई है, कुछ अरकान असेंबली को उसमें वोट खरीदते बेचते देखा जा सकता है। तो ऐसे सबूतों के बावजूद अब अपोजिशन का भी इसरार है कि ओपन बैलेट का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब नारा वो भी शफाफ इलेक्शन का लगाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? वो वीडियो अगर आप देखें और कोई भी पाकिस्तानी, शरीफ पाकिस्तानी घर में बैठा जो देख रहा है, उसको दिल दहल जाता है कि ये वो लोग हैं जो हमारे लिए कानून साजी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनमें से मुंतखब होकर लोग जो हैं वो वज़रा बन रहे हैं, और किस तरीके से ऐसे रुपयों को तो देखा नहीं जाता उसको। इस इतने घिनौने कारोबार के ऊपर अगर अब भी लोगों का ज़मीर ना जागे तो इससे ज़्यादा क्या अफसोस की बात हो सकती है। लेकिन वो पूरा जो निज़ाम बना हुआ है ना इनका, वो निज़ाम का ये बड़ा एक अहम हिस्सा है, क्योंकि वो जो चोरी चकारी के पैसा लगा के मुंतखब होके आते हैं तो उसमें से फिर ये दिहाड़ी लगती है कि वापस मुझे कैसा मिलेगा, तो इसलिए वहां से चीखों की आवाजें आ रही हैं क्योंकि वो उनकी दिहाड़ी बंद होने का डर है उनको। अच्छा असद उमर साहब, आप साथ मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, कुछ कोरोना और उसकी वैक्सीन के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आजकल वैक्सीन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, जबकि कुछ हलकों की जानिब से काफ़ी मनफी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है इस वैक्सीन के खिलाफ। कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है ये आपके लिए ठीक नहीं है, कुछ अफवाह भी हुई हैं और दुनिया भर से कई संजीदा शख्सियात भी इस मुहिम का हिस्सा बनती रही हैं। आवाम को कोरोना वैक्सीन के हवाले से जो मनफी प्रोपेगेंडा है इससे बचाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इसलिए हमने जो उसका जो कौमी लॉन्च था, सबसे पहले वज़ीर आज़म ने ख़ुद उसके अंदर शामिल होकर और पीएम हाउस से वो मुहिम शुरू हुई, डॉक्टर्स को यहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया, वैक्सीनेशन की गई। उसके बाद अगले दिन तमाम सूबाई वज़ीर आला को हमने रिक्वेस्ट की थी, मैं एनसीओसी के अंदर बैठा, तो वो पूरे एक नेशनल लीडरशिप ने एक पैगाम भेजा कौम को कि ये वैक्सीन लगाना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम आगे जो नेक्स्ट फेज़ के अंदर जा रहे हैं उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ जो माशरे के हिस्से हैं, जिनमें लोग ऐसे हैं जिनकी लोग बात सुनते हैं, उनकी बात पर यकीन रखते हैं, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हों या वो साइंसदान हो, कोई बड़े उन्होंने खैरात के उन्होंने काम किए में हों, या उलमा हों ऐसे जिनकी लोग बात जिनको यकीन रखते हैं, उन तमाम से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये पैगाम आवाम तक पहुँचाएँ। और सबसे अहम, मीडिया से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरीके से हिफाजती तदाबीर के ऊपर मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त एक मुहिम चलाई और पाकिस्तान के अवाम को आगाह किया, उसी तरीके से मीडिया से भी हम तवक्को रखते हैं कि वो भी पाकिस्तान के अवाम को वैक्सीन की ज़रूरत की का पैगाम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे असद उमर साहब। अब जो इससे पहले जिस मामले पर हम बात कर रहे थे, जो वोट्स खरीदे बेचे गए हैं, ये जो वैक्सीन का मामला है, इस पर मैं एक बात करना चाहूँगी कि जब भी कोई इस तरह की चीज़ सामने आती है, वैक्सीन वगैरह सामने आती है, आपको याद होगा कि पोलियो वैक्सीन के बारे में अभी तक चल रहा है, अभी तक ना सिर्फ जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो रिमोट एरियाज, उनकी बात नहीं हो रही सिर्फ, बल्कि शहरों में भी अक्सर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अब भी पोलियो वैक्सीन अपने बच्चों को नहीं पिलाते हैं या उनको नहीं दी जाती है। बहुत से साजिशी मफरूजे उसके साथ जुड़े हुए हैं कि इससे पता नहीं क्या हो जाएगा, और एक साजिश है हमारे खिलाफ। यही कोरोना वैक्सीन के साथ हो रहा है। लेकिन ये बात याद रखने की जरूरत है कि अगर एक भी केस मौजूद रहा कोरोना का, क्योंकि ये पोलियो की तरह नहीं है, ये कंटेजियस है, एक भी केस मौजूद रहा तो फिर इसका खतरा मौजूद रहेगा और ये दोबारा से दुनिया भर में फैल सकता है। वैसे वो तो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि अब हमें शायद वी हैव टू लिव विद दिस फॉरएवर, क्योंकि इसकी वो जितनी स्ट्रेन्स चेंज हो रही हैं, म्यूटेट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत जरूरी है। कोशिश तो यही होनी चाहिए ना कि हमें इस वबा को खत्म करना है, और इसके लिए जितने लोग वैक्सीन लगवाएंगे उतनी अच्छी बात है। तो ये जो साजिशी थ्योरीज आती है ना, इस पर आपको अमल दरामद जो है वो नहीं करना। अब आ जाते हैं अपने वो जो हम पहले बात कर रहे थे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से, शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करेंगे फोन लाइन पर, हमारे साथ मौजूद हैं जी इस वक्त। वो यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो कल वीडियो आई, बातचीत भी हुई थी उस पर आपसे, ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद वजीर कानून केपी को आपने हटा दिया, इस बारे में मजीद क्या तहकीकात की जाएंगी, ये बताइए। ज्यादातर फैसले तो पहले ही कर चुके हैं, जो 20 MPs थे वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब ये है कि अगले क्या करना है क्या नहीं करना है, सब मिल बैठकर कोई डिसीजन लेना होगा, क्योंकि देखिए ये कोई मामूली वाकया नहीं है। लोग जो है गरीब लोग हैं पाकिस्तान के, वो वोट दे के हमें असेंबलियों में भेजते हैं और हम यहाँ आके अपने आप को भेज देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हमारी अयाशें शुरू हो जाती हैं। तो ये तो बड़ी ज्यादती है ये सिस्टम में। अगर ये जमहूरियत है तो मेरे ख्याल से इस जमहूरियत से तो दूर रहना चाहिए। शौकत साहब, उबैदुल्ला मयार साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि रकम जो है वो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक के कहने पर ली थी। इस इल्ज़ाम के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखो ये तो अब उनके मुझे नहीं पता कि उनके और परवेज खटक साहब के दरमियान क्या बात हुई, लेकिन उस वक्त तो हम भी एमपीए थे, तो फिर तो हमें भी मिलना चाहिए था तरक्याती बजट ऐसा। लेकिन तरक्याती बजट ऐसा नहीं होता, बजट हमेशा स्कीमें दी जाती हैं और उन स्कीमों के अगेंस्ट जो है वो पैसे रिलीज होते हैं। ऐसे कभी नहीं मैंने देखा कि, और मैं जाहिर बात है अब जो है अपने एमपी साबिक एमपीए साहब हमारे दोस्त हैं, मैं उनको वो नहीं करना चाहता, लेकिन अब ये उनके बीच और परवेज खटक साहब के बीच में क्या बात हुई है ये तो अल्लाह ही जानता है, या फिर कोई अगर इस तरह की कोई और वीडियो निकल आई तो वही बता सकते हैं। मजीद तफ्तीश होगी, वो सामने आ जाएगा। अब सर ये भी फरमा दीजिएगा कि कुछ खवातीन अरकान असम्बली ने पैसे लेने के इल्जामात पर हत्या के इज्जत का दावा दायर कर रखा है। एक केस में तो अदालत के दायरा इख्तियार पर पीटीआई की 2 दरखास्तें खारिज हो चुकी हैं, तो क्या उन मुकदमात में पीटीआई इस वीडियो को बतौर सबूत इस्तेमाल कर सकेगी या इरादा रखती है करने का? देखिए मेरे ख्याल से जब फैसला हुआ था ना एमपीएस के खिलाफ, तो उस वक्त शायद इतने ठोस शवाहिद ना हो, लेकिन इतलात जरूर थी। और ये बहुत बड़ी करेज होती है कि आप इलेक्शन करीब हो और आप कहें कि जी मैं अपने 30-20 लोगों को बाहर करता हूँ जो इलेक्शन लड़ने के काबिल भी हों और जीतने के काबिल भी हों, और उनको आप पार्टी से निकाल दें। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ा डिसीजन था। ये जो है ना, अब बाकी पार्टियों को भी इस तरह करना चाहिए ना। ये तो देखिए हम तो कर रहे हैं और किया भी। उस वक्त सब यही कह रहे थे, इसलिए तो कुछ लोग कोर्ट में चले गए, उन्होंने कहा जी हमारे खिलाफ सबूत लाए। वाइट का जो कलर क्राइम होता है ना, उसके सबूत बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं अगेन ये कहूँगा कि यही तो वजह है ना कि पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छों को हाथ डालने के बावजूद जो है वो सबूतों की वजह से वो छूट जाते हैं। तो ये जो चीज़ है इसके सबूत बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये तो ब्लेसिंग है कि कुछ वीडियो सामने आ गई हैं। और उसकी वजह से जो इमरान खान कहते थे कि इलेक्शन के अंदर धांधली होती है, पैसा चलता है सेनेट के अंदर, वो बात उनकी दुरुस्त साबित हो गई। बिल्कुल ऐसे ही है शौकत साहब। बाकी पार्टीज जो है उनको भी इस तरह से करना चाहिए कि जब इल्ज़ाम सामने आए, इत्तलात या इस तरह की वीडियो सामने आए, तो अपने अरकान असम्बली को या तो निकाल देना चाहिए या उनसे पूछगिछ करनी चाहिए। लेकिन 2018 में परवेज खटक की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनाई गई और इस तरह की इत्तलात हैं कि बाद में जो साबिक वज़ीर कानून थे आरिफ यूसुफ साहब, उनको घर जाकर केस वापस लेने के लिए मनाना पड़ा था और जिरगे के जरिए मामला हल किया गया था। अगर इल्ज़ामात दुरुस्त थे तो फिर आरिफ यूसुफ साहब को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब बाबर अवान साहब वज़ीर आज़म साहब उस वक्त इमरान खान चेयरमैन पार्टी थे और उनकी तरफ से वो वकील के तौर पे आए थे पेशावर में, और मेरी खुद उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि आरिफ यूसुफ कह रहा है कि मेरे साथ घर में चाय पी लें, और चूंकि मैं केस वापस ले रहा हूँ तो आप चाय तो कम से कम मेरे साथ पी ले। तो वो बरवान साहब ने खुद फैसला किया था और उसके बाद वो मुझसे मिले थे। उन्होंने मुझसे बात की थी कि मैं नहीं जा रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा इसरार कर रहा था, तो मैंने कहा ये छोटा है और इसने केस भी वापस ले लिया, तो अब मैं इसके साथ चाय भी न पीऊँ तो बुरी बात है। तो वैसे जो है ना, ऐसा नहीं कोई किया है, किसी से मिन्नत किया है। आपको पता है इमरान खान कभी भी न सर झुकाएगा न कंप्रोमाइज करेगा। अगर वो कंप्रोमाइज करता तो आज पीडीएम न बनती। बहुत सारी चीजों में मैं आज भी देखता हूँ जो मौलाना फजल रहमान साहब तकरीर करते हैं ना गुस्से में, तो उनका गुस्सा ये है कि इमरान खान बात ही नहीं सुनते हैं उनकी। ठीक है, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमेशा शौकत यूसुफजई साहब के बारे में मैंने एक चीज़ नोट किया अकबर कि बड़ा सेफ खेलते हैं, वो बहुत सेफ खेलते हैं। कभी कोई ऐसी बात जो बात कर रहे थे ना कि बाकी पार्टीज को भी एक्शन लेना चाहिए, तो उससे मेरे जहन में तो ये बात आती है कि बाकी पार्टीज के पास शायद ऐसी कोई वीडियो मौजूद नहीं थी अपने उन एमपीएस की जिन्होंने। लेकिन अकबर एक बात आपको माननी पड़ेगी, जब भी इस तरह की वीडियो आती है, चाहे वो मीडिया पर अभी आई है, लेकिन ये वीडियो मौजूद तो थी ना, और ये वीडियो बाकी सियासी रहनुमाओं के साथ भी शेयर होगी। वीडियो एक पुरानी सोशल मीडिया पे वो भी बड़ी सर्कुलेशन में है कि वो जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि हमें बहुत सारे लोगों ने, ये जो हत्या के इज्जत के दावे वाली हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक वीडियो हमारे पास मौजूद है, अगर आप हमें चैलेंज करना चाहते हैं तो आप। ये 2019 की बात है और एग्जैक्टली कल जो इसकी टाइमिंग पे बात की जा रही थी, इसकी टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वाकई में शफाफियत ही चाहते थे तो फिर 2018 की फौरन बाद मॉरल प्रेशर तो आता है ना, मॉरल प्रेशर आता है, और अब देखना यह है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। और अवाम वो वैसे ये कहते हैं कि जनाब हम तो ज़मीर की आवाज़ पर वोट देते हैं,
चूंकि उनकी वीडियोस नहीं आई हुई, बाकी मुझे लगता है वो पार्टी पैसों को ज़मीन कहते हैं। Who knows? बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम और अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमारा माहौल जो है वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है। लाहौर कंटिन्यूसली हम कह सकते हैं, लाहौर और दिल्ली ये दो मुल्क ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा, दो शहर ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहरों में इनका शुमार होता है। कभी दिल्ली आगे होता है, कभी लाहौर आगे होता है। तो इसका हल क्या है? मुकाबला बहुत ज्यादा चले किसी चीज में। फॉरेस्टेशन, यहाँ पे जंगल लगाने पड़ेंगे, दोबारा दरख्त जो काटे गए हैं वो लगाने पड़ेंगे। जंगल काटना बहरहाल एक नफा बख्श कारोबार है, बड़ी ज्यादती की बात है। दरख्तों की लकड़ी बेचो, फिर जमीन साफ करके वो भी बेच दो। दुनिया भर में ये मामला चलता रहता है। बासर शख्सियात इस धंधे में मुलविस रहती हैं, जंगलों का सफाया किया जाता है। लेकिन एक बड़ा अच्छा फैसला किया गया अभी जो करंटली लाहौर के लिए किया गया है। ये एक टेक्निक है, ये एक जापानीज टेक्निक है जो कि मियावाकी टेक्निक कहलाती है। मियावाकी कहलाती है। उस पर हम बात करेंगे आज कि वो उस पर इन्होंने फैसला ये किया कि लाहौर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे जंगल लगाया जाएगा और वो जल्दी रैपिडली ग्रो करता है और ज्यादा डेंस होता है और ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है। तो बड़ा जबरदस्त मजीद डिटेल्स इसकी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन PHA हाफिज ज़ीशान साहब। हाफिज ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया हमें के लिए। सबसे पहले तो ज़रा इस टेक्नोलॉजी के बारे में बता दीजिए, ये जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है और कब से इसका आगाज़ करने का प्लान है PHA का? देखिए, हमने ये देखा कि पिछले 20 सालों के दौरान पाकिस्तान के मुख्तलिफ बिलखुसूस पंजाब में ग्रे स्ट्रक्चर को इतना प्रमोट किया गया, गैर कानूनी तौर पे भी हाउसिंग सोसाइटीज़ को हौसला अफजाई की गई। ग्रे स्ट्रक्चर की भरमार उस वक्त ज़्यादा हो गई जब हमारा ग्रीन एरिया कम हो गया। इसके लिए हमने पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा तहकीक की कि लाहौर का पुराना लाहौर हम कैसे लाएं, जहाँ पे तितलियाँ आपको नज़र आए, जुगनू नज़र आए, हमारा एक जो अपना एक नेचुरल एक माहौल था वो नज़र आए। तो इसके लिए बड़ी तहकीक के बाद हमें एक टेक्निक मिली, जापानीज़ टेक्निक ये थी कि आप कम वसाइल में और कम जगहों पे मैक्सिमम दरख्त लगा सकते हैं। अब इसका तरीकाकार ये था कि इसका सबसे मुश्किल जो मरहला होता है वो ज़मीन की तैयारी का होता है। हम 4 फीट, ये टेक्निक के मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 फीट हम ज़मीन की गहराई में जाते हैं, जिसमें गन्ने का, जिसमें चावल का ऐश आता है, फिर मिट्टी डाली जाती है, फिर इसको मिक्स किया जाता है। उसके बाद फिर एक मिट्टी की लेयर के बाद दोबारा इस सारे मिक्सचर को मिक्स करने के बाद हम वहाँ पे दरख्त लगाते हैं। अब यहाँ पे एक कनाल के ऊपर 1125 दरख्त लगाए जाते हैं, जिनमें स्पेस बड़ा कम होता है। ठीक। अब जब ये हम तैयारी का अमल पूरा कर लेते हैं और 20 से 30 रोज के बाद हम इसको इसके हाल पे छोड़ देते हैं, उसकी ज्यादा निगहदाश्त की भी जरूरत नहीं रहती और ये 3 सालों में बड़ा रैपिडली जंगल ग्रो करता है। हाफिज साहब, ये फरमाइएगा, बिल्कुल जो आप टेक्निक की बात करें, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि मकामी दरख्त लगाए जाते हैं, नेटिव दरख्त लगाए जाते हैं। जैसा कि देखने में आया कि पहले लाहौर में ये नहीं हो रहा था, कहीं खजूर लग रही थी, कहीं पे पाइन्स लग रहे थे, जो बिल्कुल भी यहाँ के नेटिव या मकामी पौधे नहीं है। तो ये भी फरमा दीजिएगा कि जिन जगहों पर आपने जिनका इंतखाब किया है, जहां पर ये टेक्निक आप आजमाएंगे या आजमा चुके हैं, वहां पे पौधे कौन से हैं वो नेटिव जो लगा रहे हैं आप? देखिए, हमने मैंने जैसे बताया कि एक कनाल के ऊपर 1125 दरख्त लगते हैं, इस पे 50 से ज्यादा इकसाम के दरख्त, हमारे जो देसी दरख्त हैं, वो लगाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अब इसका हमने अमली तौर पे एक नमूना हमने लिबर्टी पार्किंग एरिया जो था वहां पे लगाया। आज उसको 14 माह हो गए हैं, लेकिन 14 माह में अगर आप उधर जाके देखें तो वो कम से कम 15 फीट के दरख्त हो चुके हैं। अब हमने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पे 51 जंगल लगाने का फैसला किया है, 7 हम लगा चुके हैं और जो आने वाले 2 दिन बाद उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर रेस कोर्स जेलानी पार्क में भी इसको इफ्तिताह करेंगे। ठीक। अच्छा हाफिज ज़ीशान साहब, ये तो प्लानिंग की बात होगी कि कहाँ कहाँ प्लान किया गया आपने लगाने का। आप बात कर लेते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, कि इम्प्लीमेंट इसको किस तरह से किया जाएगा। इसके लिए मैन पावर की ज़रूरत होगी, फंड्स की ज़रूरत होगी और उससे बढ़कर कन्विक्शन की ज़रूरत होगी कि हमें किस तरह से माहौल जो है उसको साफ़ करना है। उसके लिए कन्विक्शन होना, मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? क्या आपके पास मैन पावर मौजूद है, फ़ंड्स इसके लिए मौजूद हैं? क्या कोई अलहदा से फ़ंड्स इसके लिए मुख्तस किए गए हैं? जी बिल्कुल, इसके लिए फंड्स मुख्तस किए गए। हमने अभी फंड्स के बगैर ही अपनी मदद आपके तहत कम वसाइल में रहते हुए 7 मियावाकी जंगल लगा चुके हैं। अब पॉलिसी ये थी, मैं आपको फंड्स के मुतालिक भी बताता हूं, पॉलिसी इसकी ये थी कि अगर आप लाहौर के, आप ये देखें कि माजी में पूरे लाहौर में शजरकारी दरख्त नहीं लगाए जाते थे,
एक ख़ास एरिया, अगर आप लाहौर का केनाल रोड देख लें, केनाल से दूसरी तरफ लाहौर लगता था और पीछे जब आते जाएं आप इवन के अंदरून और शादरा की तरफ चले जाएं तो आपको यहाँ पे ग्रीन एरिया नहीं नज़र आता था। हमने ये पॉलिसी बनाई है कि आप लाहौर के किसी भी मुकाम से अपने घर से निकले, आपको 15 से 20 किलोमीटर की रेंज में एक जंगल मिलेगा। इसके लिए फंड्स, बड़े इश्यूज थे फंड्स के, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान हमारी इंतजामिया ने, हमारे चेयरमैन ने, इस गवर्नमेंट ने जब ये मंसूबा उन्हें अपील किया तो इसके लिए न सिर्फ फंड्स मुख्तस किए गए बल्कि इसको बहुत ज़्यादा पजीराई भी मिली। हमें फंड्स का भी इशू नहीं है, मैन पावर, चूँकि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के पास 8000 के करीब लोग काम करते हैं। इंशाल्लाह ये मंसूबा अगले 2 साल में परवान चढ़ेगा, लाहौर का दर्जा हरारत भी कम होगा। हम पुराने इंशाल्लाह। ज़ीशान साहब, आपने पॉलिसी की बात की कि आपने पॉलिसी जो इस सिलसिले में बनाई है कि हर कुछ फासले के बाद एक मियावाकी जंगल जो है वो मौजूद होना चाहिए, तो ये बताइए कि जो ऑलरेडी दरख्त या पौधे मौजूद हैं उनको बचाने के लिए क्या पॉलिसी है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सड़क चौड़ी करने के नाम पर जो पूरी पट्टी होती है वो पौधों की और दरख्तों की उखाड़ दी जाती है। इसके अलावा अब हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बनती हैं तो वो पूरा एरिया जो है वहाँ से बिल्कुल सारी ग्रीनरी जो है उसको साफ़ कर दिया जाता है। इसको बचाने के लिए जो मौजूद है ऑलरेडी ग्रीनरी, उसके लिए PHA क्या कर रहा है? देखिए, हम ये समझते हैं कि दरख्त लगाने से ज़्यादा ज़रूरी और अहम बात यह है कि जो दरख्त लगे हुए हैं उनको कैसे मेंटेन रखा जाए, उनकी हिफाजत कैसे की जाए। आप शहर लाहौर की मेन चौराहों पे देखें, गली बाज़ारों में देखें, आपको यहाँ पे वाइट और रेड कलर का एक पेंट नज़र आता है। हमने पूरे लाहौर के दरख्तों को डिजिटल कर रहे हैं, उस पर नंबरिंग कर रहे हैं। न सिर्फ इससे दरख्तों की कटाई का अमल रुकेगा बल्कि हमारे सिस्टम में एक ऐप हम भी मुतारफ करवाने जा रहे हैं। आपको लाहौर के सड़कों के ऊपर कौन से दरख्त लगे हैं, कितनी तादाद में है, इंशाल्लाह ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक। एक छोटी सी सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए हाफिज साहब, वो ये कि अभी हम मियावाकी टेक्निक की बात कर रहे थे और जो बात हो रही थी मकामी पौधों की कि वहाँ पर वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं, यहाँ पर जो गैर मकामी पौधे लगाए गए, क्या इस पॉलिसी पर नज़रसानी की जाएगी? ये जो मुख्तलिफ बुलेवार्ड्स पर ऐसे दरख्त लगे हैं जो यहाँ के कतन नेटिव नहीं है। देखिए, पिछले दौरे हुकूमत में सिर्फ दरख्त इसलिए बाहर से पौधे इसलिए मंगवाए जाते थे कि पैसा बनाया जाता था। 2.5 साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट ने एक दरख्त, एक पौधा भी 10 रुपए का भी खरीदा नहीं। हमने इस पे मेहनत की। हमने मुख्तलिफ नेशनल मल्टीनेशनल्स कंपनीज को मुखैर हजरात से हमने प्लांट्स लिए और हमने कोई परचेज ही बंद कर दिए। हमारे चूंकि लाहौर के 7 जोन है, हमने अपने डायरेक्टर साहिबान को इस बात पर भी पाबंद किया है कि वो अपनी नर्सरीज में सालाना 1 लाख पौधा प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने तो आते ही सबसे पहले जो काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल हाफिज ज़ीशान साहब, और सबसे पहले परचेज बंद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब का जो विजन है उसकी तो अब हर जगह ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में तारीफ भी की जाती है कि बिलियन ट्री सुनामी, उसके बाद 10 बिलियन ट्री सुनामी। चाहे 10 बिलियन नहीं लगे होंगे दरख्त, लेकिन फिर भी बिलियन तो लगे होंगे। इनिशिएटिव लिया है और इसको अब दुनिया भर में सराहा भी जा रहा है। और अब PHA की जानिब से आई एम श्योर और आई होप कि जल्दी इस मंसूबे को शुरू किया जाए, क्योंकि लाहौर में हम अगर मैप से देखें ना तो हमें नजर आता है कि ग्रीनरी किस तरह से आप गूगल मैप देखें तो आपको बॉर्डर के अक्रॉस इंडिया इतना ग्रीन नजर आएगा और यहाँ पर बिल्कुल बैरन नजर आएगा। इंडियन पंजाब, क्योंकि मैंने विजिट किया हुआ है अकबर, अगर आप जाकर देखें ना, ऊपर से देखें, एरियल व्यू देखें तो ऐसा लगता है कि जंगल है और वो कंप्लीट एक सिटी वहाँ पर मौजूद है। और वैसे क्या सितम ज़रीफ़ी है कि लाहौर ज़्यादा बैरन लगता है जो रेगिस्तानी इलाके हैं, इलाके से मतलब ममालिक है, आप सऊदीया चले जाएं, आप UAE चले जाएं, आपको दुबई में लाहौर से ज़्यादा दरख्त नजर आएंगे। एग्जैक्टली, ये सोचने का मकाम है और ये जो प्लान बनाया गया है मियावाकी जंगल का, आई होप कि ये जल्दी इंशाल्लाह शुरू हो। अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने ये बात करनी है कि कराची में गरीब की सवारी चांद गाड़ी, उसे क्यों बंद कर दिया गया है, आखिर क्यों गरीबों के साथ दुश्मनी निकाली जा रही है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक, और अकबर पूरी दुनिया में हम ये देखते हैं कि ये कोशिश की जाती है कि माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए लोग काम करें। इसके लिए बड़े बड़े एक्टिविस्ट जो हैं वो भी सामने आए हैं और उसमें एक बड़ा अहम मसला जो है वो उस पोल्यूशन का है जो कि गाड़ियों और पेट्रोल के धुएं की वजह से आती है। और इसीलिए सबको इनकरेज किया जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि कहा जाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन अगर हो ही ना तो फिर बंदा क्या करे, इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। जो मसला इस वक्त हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो सिंध का है।
सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ना होने के बराबर है, लेकिन वहाँ पर एक जैसे गरीब की सवारी हम कहते हैं, जो चिंची रिक्शा है, 6 सीटर 9 सीटर, वैसे वो डेंजरस भी है, डेंजरस है, एक्सीडेंट्स बड़े होते हैं उसके लेकिन उसका कोई पोल्यूशन तो अपनी जगह पे है, लेकिन मुतबादिल तो कोई दें और फिर उसको ग्रेजुअली अगर ख़त्म किया जाए। अगर आपने बैन लगाना है, चूंकि बैन लगा दी सिंध हुकूमत ने कहा कि जो रिक्शाज हैं उन पर हम बैन करेंगे, लेकिन साथ साथ उसका कोई टाइम फ्रेम दें कि इसके मुतबादिल एक साथ एक और ट्रांसपोर्टेशन। और ये हर चीज में हम मसला देखते हैं, ये सिर्फ इस चीज का मसला नहीं कि प्लान के बगैर ही जो एक ऑलरेडी चीज आम लोगों के लिए होती है, उनकी सहूलत के लिए होती है, उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा इकदाम है, लेकिन उससे पहले कोई प्लान तो बनाए, रेगुलराइज नहीं करते उसे, रेगुलराइज नहीं करते। फिटनेस सर्टिफिकेट अगर मौजूद नहीं थे तो वो किस तरह से मौजूद होते हैं, चलते कैसे हैं, सड़कों पर कैसे आ जाते हैं। और सिर्फ ये भी देखें अकबर के बहुत सारे स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ऑफिस जाने वाले, उनके पास ना बस कुछ कंडीशंस उसमें आयशा, वैसे एग्जैक्टली बड़ी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बड़ी तशवीशनाक बात है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम मामला कुछ यूँ है कि ये कुछ अरसे से चल रहा है मामला। 2019 में भी रिक्शा एसोसिएशन जो है इनको उन्होंने कहा था और कुछ कंडीशंस रखी थी, वो फुलफिल हुई कि नहीं हुई। आतिफ रजा हमारे साथ मौजूद हैं, सदर ऑल सिंध एसोसिएशन है। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने वक्त दिया। इस वक्त क्या मामला चल रहा है? जो हुकूमत ने अब ये कहा कि बैन हो जाएंगे 6 सीटर्स 9 सीटर्स, और कुछ कंडीशंस जो 2019 में भी आप पर उन्होंने कहा था कि इनको लागू कीजिए तो फिर आप चलाते रहिए, क्या आपने वो फुलफिल नहीं की थी, पूरी नहीं की थी, इस वजह से बंद हो रहा है, या फिर ये वही अगेन हुकूमत का जब दिल करे जो दिल करे वो बंद करना शुरू कर देते हैं, ये वो मामला चल रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब? ठीक ठाक सर। पहले तो मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूं, जो सिंध गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इकदाम उठाया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो किया है 6 सीटर 9 सीटर पर, लेकिन उसके अंदर जो इन्होंने निशानदेही की है कि चिंची रिक्शा, नॉट चिंची रिक्शा, नॉट चिंची रिक्शा, 6 सीटर 9 सीटर एंड CNG रिक्शा, वो है CNG रिक्शा। ये हमारा मोटरसाइकिल रिक्शा है, ये मोटरसाइकिल रिक्शा हमारा, इसको कहते हैं मोटरसाइकिल रिक्शा। ये सुप्रीम कोर्ट से अलाउ है, इसको कोई बैन नहीं कर सकता, इसकी रजिस्ट्रेशन फिटनेस वगैरह सब कुछ है। लेकिन 2018 का हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जस्टिस गुलजार साहब का, ये ऑर्डर है जस्टिस गुलजार साहब का, जिसके अंदर इसी CNG रिक्शा, ऑल कराची CNG रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन की दरखास्त मुस्तरद की। सिंध गवर्नमेंट को अब 3 साल बाद ख्याल आ रहा है कि इसको बैन किया जाए। 3 साल पहले क्यों इसको बैन नहीं किया गया? पहले एकदम, अगर आवाम को कोई दूसरी सवारी चाहिए तो हमारा रिक्शा ये तैयार खड़ा हुआ है, सिंध गवर्नमेंट इसको प्ले करने नहीं दे रही हम लोगों को। हमारे पास रूट परमिट भी है, फिटनेस भी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है, और हम छोटी सी ऑलरेडी आतिफ साहब जो ऑलरेडी चल रहे हैं इस वक्त, जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, उनसे मुतालिक बताइए। ये कहा जा रहा है कि रूट परमिट मौजूद नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, इसके साथ साथ जो सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी नाकिस होते हैं, जिनसे खतरा बढ़ जाता है। एक और चीज साथ वो ये कि ये जो आप सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो उसमें चिंची रिक्शे पे भी 4 सवारियां बिठाने की इजाजत है ड्राइवर को निकाल के। आप वहां पे भी अगर 8-8 बिठा लेंगे तो फिर क्या होगा? सर इधर मैं आपको वाजे कर दूं, हमारा मोटरसाइकिल रिक्शा तो चलने ही नहीं दिया जा रहा है, हम तो लीगल करके बैठे हुए काम को, ठीक है ना। वहाँ पे 1+4 है, मतलब 4 पैसेंजर 1 ड्राइवर इंक्लूड 5। ये जो CNG रिक्शा कराची शहर में चल रहा है, ये टोटल इलीगल है, ना इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, ना इनके पास रूट परमिट है, ना ये किसी कंपनी से फिट है, इनकी मैन्युफैक्चर ही 2 नंबर है। ठीक है, आतिफ रज़ा हमारे साथ मौजूद है, वो ये कह रहे हैं कि जो उनका मोटरसाइकिल रिक्शा है वो तो तैयार है, लेकिन सिंध हुकूमत उसको आने नहीं दे रही है सड़कों पर। और उन्होंने ये कंफर्म किया जो ऑलरेडी चल रहे हैं रिक्शा जिनके ऊपर पाबंदी लगाई गई है, वो उनका तो मसला है, फिटनेस सर्टिफिकेट का भी मसला है, उनका जो रूट परमिट है उस उनमें से चंद हैं जो एसोसिएशन की और जो तस्वीर दिखा रहे थे कि हम कंडीशंस को पूरा भी कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं रूल्स को, हमें ना बंद किया जाए, एक ब्लैंकेट बैन ना किया जाए सबके ऊपर, जो फॉलो नहीं कर रहे उनको किया जाए। तो इस पे कुछ और भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। बिल्कुल, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद सिंध मोहम्मद इलियास साहब ने। इलियास साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आपके ख्याल में कराची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम क्यों ख़राब हुआ है, क्या वजह है इसकी? कोई ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है, और ऑल्टरनेट लाए बगैर जो गरीब की सवारी थी 6 सीटर या 9 सीटर, उनको बंद कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक तो किराया न होने की वजह से 2011 के बाद आज तक गवर्नमेंट ने किराया दिया ही नहीं हमें, और आए दिन मेंटेनेंस बढ़ता गया, डीजल हर हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद और महीने के बाद बढ़ता ही जा रहा है। इस वक्त पहले हमने गाड़ियाँ CNG पे कन्वर्ट की थी कि पोल्यूशन की वजह से। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई
ट्रांसपोर्टरों को कि ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और डीजल में, चूँकि डीजल पे चलने वाली गाड़ियाँ तो पोल्यूशन उनका होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई इसको आप कन्वर्ट करें सीएनजी में। जब हमने कन्वर्ट कर दी सीएनजी में अपनी मदद आपके तहत, अब जब सीएनजी का क्राइसिस शुरू हुआ तो फिर दोबारा ही हमें डीजल में कन्वर्ट करनी पड़ी। इस वक्त 50% गाड़ियाँ हमारी डीजल में कन्वर्ट हो चुकी हैं दोबारा, किराया न होने की वजह से। और हाई दिन की हालात, हड़तालें जो पिछले सालों में गुजरी हैं, अब तो खैर वो चीज़ नहीं रही है, लेकिन रोडों की हालात बहुत ख़राब हैं किराया न होने की वजह। दूसरी हमारे साथ हर रूट के साथ बसों को, मिनी बसेस, कोचेस की जो रूटें हैं उनके साथ ये चिंची को मुतारफ़ करा दिया गया। अब चिंची की वजह से हमारे रूटों पे बहुत असर पड़ा है। चिंची चूँकि हर गाड़ी के जहाँ से गाड़ी रूट निकलती है चिंची उनके साथ आगे 8-10 चिंची उनके साथ होते हैं, और ये गैर कानूनी तौर पर जो चिंची चलाए जा रहे हैं ये गवर्नमेंट उनको रोक नहीं रही। इंतज़ामिया बिल्कुल इंतज़ामिया को बत्ते दे के चला रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल हैं, थाना पुलिस भी शामिल है, ट्रैफिक पुलिस भी है, और तंजीमें भी शामिल हैं इसमें। जिन तंजीमियों के इलाकों में अपने अपने इलाकों में अड्डे कायम किए हुए हैं, वहाँ से जिनसे पत्ते ले रहे हैं और चला रहे हैं इनको। ट्रांसपोर्ट का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है इन चिंकियों की वजह से हुआ, और किराया न होने की वजह से हुआ, जिसकी वजह से अब लोग जो है इस तरफ जो है सरमाया लगाने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया इलियास साहब। असल में वक्त की किल्लत है। रिक्शा एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ तो हमने जान लिया, सिंध हुकूमत का इस पर सारे इशू पर क्या मौक़िफ़ है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि ये जो पाबंदी लगाई गई है 3 सीटों से ज़ायद वाले रिक्शों पर, इसकी वजूहात क्या है? देखें जी, ये चिंची जब आया तो इसका भी एक डिज़ाइन था, इसमें भी एक चीज़ अप्रूवल मिलती है उसकी, और इस तरह नहीं है कि एक अप्रूवल एक चीज़ की हो और मैन्युफैक्चरर्स को और ये कभी भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो इस तरह की बनाएं जो अनबैलेंस हो जाएं, जिससे जितने असाइंड पैसेंजर्स बैठते हैं उनसे ज़्यादा पैसेंजर बिठाने के लिए उसकी डिज़ाइन को ही चेंज कर दिया जाए, और उससे एक्सीडेंट्स भी हों, वो अनबैलेंस भी हो जाए रास्ते पे चलते हुए। तो देखिए, इस किस्म की मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रोकने के लिए ये कानूनी कार्रवाई की गई है। ये मैन्युफैक्चरर्स पे भी हमने बहुत दफ़ा हमारी टीम्स ने रेड किए, वो जगहें भी बंद करवाई गई, उनको भी फाइन किया गया, उन पे भी जो कानूनी कार्रवाई है की गई। और इस वक्त जो ये किया गया, ये बहुत सी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, देखें इसमें बहुत सी चीज़ें शुमार हो जाती हैं। हमारा काम ये है इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो भी ऑन रोड आए, और ये चिंची रिक्शाज जो है बेसिकली फार्म टू मार्केट हैं, ये शहर के लिए नहीं है। फार्म टू मार्केट मीन्स वो दूर दराज के गांव से मेन रोड तक ले आना, ये जो वहां तक। अब मेन रोड पे अगर आप हाईवे पे या मेन रोड पे, तो चिंची रिक्शा को ऑपरेट करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, पहले थी भी नहीं। बहुत शुक्रिया अवैस कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो अकबर, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर भी होगा वहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी। मॉडिफाई कर लिया आपने एक सवारी को जो रोड पे आने के लिए बनी किसी और तरह से थी, वो भी जो शाह साहब बात कर रहे थे कि वो आया 5 सीटर था, उसे मॉडिफाई करके आपने 12 बंदे बिठा दिए। तो प्रॉब्लम यही है ना कि आवाम के पास अगर उनको सस्ती सवारी मिल रही है, आवाम बताए ना, आवाम का भी सोचें कि वो क्या करेंगे। अगर लेकिन गवर्नमेंट की भी कोई नजर नहीं आ रही कि कितनी क्लैरिटी उनकी थॉट में। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लानिंग जब मौजूद नहीं होगी, कम्युनिकेशन जब मौजूद नहीं होगी, तो प्रॉब्लम भी होगी और उसके साथ साथ कंफ्यूजन भी होगी, और सफर कौन करेंगे? आवाम सफर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार के बाद इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई है, और वो पाकिस्तान में कब तक अवेलेबल होगी, कितनी सस्ती सवारी होगी, वो एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात ट्रांसपोर्टेशन की कर रहे थे, उसी को जारी रखेंगे एक और डायमेंशन में। पूरी दुनिया में इस वक्त जो जोर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। पाकिस्तान में गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आयशा, लेकिन हमारे शहरी खुद करना शुरू हो गए, इंडिविजुअली करना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और एक ऐसी सूरत हाल जहाँ पर पेट्रोल रोज बरोज हम देखते हैं, हर 15 दिन के बाद एक नई समरी आ जाती है कि पेट्रोल की कीमतें जो बढ़नी है, और कुछ समझ नहीं आ रही कि सिलसिला जो है कहाँ जाकर रुकेगा। इसलिए इसका मुतबादल जो है अब आम आवाम सामने लाना शुरू हो गए हैं। गो के इलेक्ट्रिक बाइक है तो डेफिनेटली उसकी चार्जिंग बिजली से ही होगी, और बिजली भी महंगी ही होती जा रही है, लेकिन फिर भी एक अच्छा मुतबादल जो है वो हो सकता है। पेशावर के एक तालिब इल्म ने सस्ती तरीन इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है, और ये इलेक्ट्रिक बाइक जो है इससे सिर्फ 1 रुपये में 3 किलोमीटर का सफ़र तय किया जा सकता है। ये होनहार तालिब इल्म मोइनुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से कुछ बात कर लेते हैं। मोइनुद्दीन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए,
आपको ये शौक है, आपने किस तरह से सोचा कि मुझे इलेक्ट्रिक बाइक बनानी है? क्या आपको अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी आने जाने में प्रॉब्लम होती थी? अपने लिए बनाई थी आपने ये? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चूँकि सारी दुनिया में एक ट्रेंड अब बन गया और सारी दुनिया ने इस नीड को पहचान लिया है कि फ्यूचर जो है तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। तो इसी तरह कोई 3-3.5 साल पहले जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मेरा इंटरेस्ट बढ़ा इलॉन मस्क को देखकर, स्पेस एक्स, टेस्ला को देखकर, तो पहले तो यहाँ पे मुझे कोई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल या इलेक्ट्रिक गाड़ी कोई नहीं दिखी। तो तब मैंने एक स्क्रैप से इलेक्ट्रिक साइकिल ली और बहुत जल्दी मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि प्रॉब्लम जो है वो बैटरी का है। तो उसके बाद मैं लिथियम आयन बैटरी पैक्स पे मैंने रिसर्च डेवलपमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दी और उसको मैं सेल आउट करता रहा। उससे जो रेवेन्यू मैंने जनरेट किया तो वो मैं इंटर्न अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करता रहा, टेलीपोर्ट जिसका नाम है। और फिर 2020 के स्टार्ट में हमने मॉडल T1 पे काम स्टार्ट किया और तकरीबन 3 प्रोटोटाइप्स हमने बनाए। 3 प्रोटोटाइप्स बनाने के बाद हम जो है तो SN4 मॉडल T1 जो कि चौथा प्रोटोटाइप है इसको हमने अचीव किया। अच्छा मोइन, इसको बदतरीज आप साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट्स भी आ रही हैं, जैसे आप बता रहे हैं अब चौथा प्रोटोटाइप आया, तो ये बताइएगा कि और अगर कोई बंदा यहाँ पर ये चाह रहा हो कि वो भी अगर एक इलेक्ट्रिक बाइक उसके पास हो तो आप किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं? या अगर चलें गवर्नमेंट आपसे रब्ता करे और वो आपसे कहें कि आप इस पर किस तरह से प्लानिंग हो सकती है, तो कितनी जल्दी ये रोल आउट हो सकती हैं लोगों के लिए इन द मार्केट? जी बिल्कुल, एक्चुअली ईवी पॉलिसी जो है वो अप्रूव हुई 2021 के एंड पे और उसके बाद अभी बहुत सारी कंपनियां और लोग जो है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आना चाहते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ मैं आपको बताऊं, इट्स अ रियली टफ जॉब। आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको ना मटेरियल का अंदाज़ा होता है जो कि कन्वेंशनल मोटरसाइकिल से काफ़ी डिफरेंट है। वेट्स आपके डिफरेंट होते हैं, काफ़ी कम रखने पड़ते हैं, उसके अलावा आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो वो कम से कम 1 साल आपको प्रोटोटाइपिंग में लगेगा। ये जो एक आपने स्क्रैप से बाइक लेके उसे आपने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल बाइक में, बड़ा खूबसूरत जबरदस्त कारनामा, कितने पैसे लगे टोटल इस पर? स्क्रैप से बाइक लेने का मकसद जो था वो बेसिकली मोटर और बैटरी यानी पावर ट्रेन को स्टडी करना था। शैसी की मैन्युफैक्चरिंग जो है इट्स अ डिफरेंट फील्ड और मोटर और बैटरी यानी पावर ट्रेन, आपकी रेंज कितनी होगी, आपको मोटर कितना पावरफुल चाहिए, वो दूसरा एस्पेक्ट है। तो टोटल जो इस प्रोजेक्ट पे मेरा कॉस्ट आया तकरीबन 2.8 मिलियन आया और इसमें 0.8 मिलियन मैंने ग्रांट जीता स्कॉटिश गवर्नमेंट का और बाकी जो 2 मिलियन तक था वो मैं 3 साल में ये लिथियम आयन बैटरी पैक्स जो है तो वो सेल आउट करके तो वो रेवेन्यू मैंने जो जनरेट किया वो मैंने री इन्वेस्ट किया। अच्छा मोइन, इसमें सबसे अट्रैक्टिव बात जो है ना आम आवाम के लिए भी वो ये है कि ये बड़ी सस्ती सवारी है, क्योंकि आप 1 रुपये में 3 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं इसके अंदर और 30 पैसे में 1 किलोमीटर तक। तो अगर एक मरतबा कम्प्लीटली चार्ज कर लिया है आपने तो कितने किलोमीटर तक ये बाइक सफ़र तय कर सकती है? जी ये इसका रेंज जो है वो वेरिएबल होगा 70 से 100 किलोमीटर्स के बीच में, क्योंकि हर बंदे का वेट डिफरेंट होता है और उसका जो ड्राइविंग स्टाइल होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन एक सिंगल बैटरी के साथ आप जो है तो 70 से 100 किलोमीटर्स तक आप ट्रैवल कर सकते हैं और एक ऑप्शनल दूसरी बैटरी लगाकर आप जो है तो तकरीबन 180 किलोमीटर तक एक चार्ज में आप ट्रैवल कर सकते हैं और उस चार्जिंग कॉस्ट आपकी उतनी ही होगी जितनी 1.7 यूनिट्स की बिजली का कॉस्ट होगा। बिल्कुल ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले तो ये कि टेक अबाउ आपके जो आइडियल है इलॉन मस्क, क्या बात है, और कीप अप द गुड वर्क मोइन, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। बिल्कुल ऐसे, और इलॉन मस्क के सिर्फ मोइनुद्दीन नहीं बल्कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं, पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ पे खासतौर पर बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब को इनसे रब्ता करना चाहिए क्योंकि वो टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं और उनके आने के बाद हमें पता चला है कि साइंस की भी कोई वजारत है। बिल्कुल, इससे पहले हमें नहीं पता था कि साइंस की वजारत कुछ करती है नहीं। इसके साथ ही वक्त हमारा ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।